Hello students, how you all? Hope you all fine. Welcome to the world of आओ पढ़ें. Today we are going to discuss exercise 1.3 and 1.4 mathematics class 10. चलिए शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 1.3 जैसा कि क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और श्योरली एग्जाम में आता है. फिक्स क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो समझ लेते हैं पहले, और बाकी सारे क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पहले देखें फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. आपको बताना है कि रूट 5 इज इरेशनल. वी नो दैट रूट 5 इरेशनली है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो हमें बताना है. तो सिंपल देखें, लेट एज्यूम दैट द कॉन्ट्री दैट द रूट 5 इज रेशनल. हमने ये माना कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है. कॉन्ट्री मतलब एक विरोधाभास, जो चीज दे रखी है उसका अपोजिट हम मानते हैं. हमें दे रखा था रूट 5 इरेशनल, लेकिन हम मान रहे हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है. रेशनल है इट मींस उसको हम p अपॉन क्यू या a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हमने लिख दिया रूट 5 इज अ रेशनल, सो रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b. a अपॉन b का मतलब a एंड b आर अ को-प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. b कभी 0 नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर के लिए. देन b को शिफ्ट किया ऐसे, तो रूट 5 मल्टीप्लाई b इक्वल टू a. a इज इक्वल टू रूट 5 b हो गया. देन स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायर क्यों किया? हमें रूट को हटाना है इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया. तो हमने रूट 5 का स्क्वायर किया तो 5 हो गया. b का स्क्वायर b स्क्वायर और a का a स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको. देन ये एक थ्योरम है जो फैक्टराइजेशन थ्योरम कहलाती है. हमने इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है. आप बुक में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा. ठीक है, ये थ्योरम को मैंने शॉर्ट में लिख दिया. इसको मैंने इक्वेशन कैपिटल A दे दिया. देन हम जानते हैं कि अगर ये से डिविजिबल है तो यहां पर a का मतलब हमने 5c ले लिया. 5c क्यों लिया? c इज द एनी इंटीजर. c कोई भी इंटीजर हो सकता है. देन अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायर क्यों किया? बिकॉज यहाँ स्क्वायर है तो हमें इसको भी स्क्वायर करना था, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया अगेन. तो यहाँ पर a स्क्वायर हो गया और ये 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर हो गया. तो a स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर हो गया. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए, यहाँ भी a स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी a स्क्वायर आ रहा है. तो इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन 2 में a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी. तो आई जस्ट राइट हियर इक्वेशन 1 टू पुट इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दी. तो 5b स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर. दोनों तरफ 5 से 5 कट हो रहा है तो 5 से कट हुआ 5 बन जाए 5 में 25. तो रिमेनिंग रहा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर. अब यहाँ देखिए, यहाँ 5c स्क्वायर है. इट मींस b स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. b स्क्वायर है जो 5 से डिविजिबल होगा तो b भी 5 से डिविजिबल होगा. तो आई विल राइट हियर, इसको हमने कैपिटल B इक्वेशन नंबर दे दिया. दोनों का मतलब क्या हुआ? ये इक्वेशन A और इक्वेशन B कि इन दोनों में A और B 5 से डिविजिबल हो रहे हैं. हमने स्टार्टिंग में कहा था ये को प्राइम है. को प्राइम का मतलब और किसी से डिविजिबल नहीं होंगे. यहाँ पर हमने कहा A और B 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो मैंने लिखा बाय इक्वेशन A एंड इक्वेशन B, A एंड B आर हैविंग अ कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? यहाँ पर ये 5 इज अ कॉमन फैक्टर. दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन मतलब जो हमने माना था स्टार्टिंग में रेशनल है वो हमारा उल्टा हो गया. वो उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत एजम्पशन कर लिया था. तो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अरिजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन. जो हमने माना था स्टार्टिंग में वो गलत है. इट मींस जो हमने स्टार्टिंग माना था कि रेशनल है वो रेशनल नहीं है, वो इरेशनल है. तो सो वी कैन से दैट रूट 5 इज अ इरेशनल. ये लैंग्वेज आपके सारे क्वेश्चंस में होगी. ऐसे कैसे क्वेश्चन आप और भी करेंगे. रूट 5 की जगह आप रूट 7 लिख सकते हैं, रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 11 लिख सकते हैं. ऐसे आप क्वेश्चन और भी कर सकते हैं. सेम की सेम लैंग्वेज आएगी और सिर्फ चेंज होगा तो यहाँ पर नंबर्स चेंज होंगी. ओके. नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. देखिए, हमने पहला क्वेश्चन किया था रूट 5 इज इरेशनल. यहाँ पर आया 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. इस क्वेश्चन में हम पहले का यूज करेंगे इसलिए मैंने वो रखा है. Let us assume to the contrary that the 3 + 2 रूट 5 is a rational number. वही स्टेप हम यूज कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट में किया था कि यहाँ पर भी हमने इसको रेशनल माना है. कॉन्ट्री मतलब होता है विरोधाभास में जो हम चीज दे रखी है उसका रिवर्स ले रहे हैं. नाउ लेट 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b. वही बात, रेशनल है इट मींस a अपॉन b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं. where a and b are co-prime and b is not equal to 0. कंडीशन होती है रेशनल की कि जहां a and b co-prime हो और b is not equal to 0 हो.
देन उसके बाद देखिए 3 को हमने शिफ्ट कर दिया, प्लस की वैल्यू उधर दी तो माइनस की, यानी a अपॉन b माइनस 3, तो 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3 हो गया। देन 2 को हमने डिवाइड भेज दिया और √5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3 अपॉन 2। ध्यान रखिए ये √5 इज इरेशनल, वी नो दैट मतलब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पूरा प्रूफ किया था, इतना जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लिखेंगे वी नो दैट √5 इज इरेशनल। हमारा क्वेश्चन चेंज है इसलिए हमें ये जरूरत नहीं करने की, हम सिर्फ लिखेंगे वी नो दैट √5 इज इरेशनल। जब ये इरेशनल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है, इट मींस दिस इज आल्सो बी इरेशनल, सो वी हैव राइट a अपॉन b माइनस 3 डिवाइड बाय 2 इज आल्सो इरेशनल, ये भी इरेशनल होगी। ये दोनों इरेशनल है, इट मींस कंप्लीट जो हमारा सॉल्यूशन है वो भी इरेशनल होगा। तो दिस शोज दैट आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। इसका मतलब ये दिखाता है कि जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि रेशनल है वो हमारा गलत है। तो दिस इज शो दैट इज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। सो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों पार्ट में आपको वही प्रूव करना है, इरेशनल वाला प्रूव करना है। जैसा कि हमने क्वेश्चन सेकंड में किया था वही हम इसमें करेंगे। 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन b, जैसा हमने उसमें लिखा था। √2 को शिफ्ट कर देंगे इस तरफ और b इक्वल लेके आ जाएंगे और फिर हम कह देंगे √2 इज इरेशनल। इसमें भी ये √5 इज इरेशनल और यहाँ पर √2 इज इरेशनल। तो सारा मेथड वही होने वाला है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट के लिए। b इक्वल टू a√2 और भी हम नो दैट √2 इज इरेशनल, तो ये वाला b इज आल्सो भी इरेशनल, ये इरेशनल तो कंप्लीटली इरेशनल हो जाएगा। सेम मेथड है क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। ओके, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें आपको चेक करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन दीज नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है वो चेक करना है। कैसे चेक करते हैं? विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी इसमें डिवाइड नहीं करना है, विदाउट डिवाइड आपको बताना है। तो कैसे चेक करते हैं? देखिए सबसे पहले देखिए 13 और 3125 है, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 13 का तो प्राइम फैक्टर 13 ही होता है, तो 3125 का फैक्टर हो जाएगा 3125 का फैक्टर करते हैं तो 5 से 5 ओके, हमने इसके फैक्टर कर दिए, 3125 के फैक्टर कर दिए। 13 का फैक्टर 13 ही होता है, यहां पर 13 अपॉन 5 की पावर 1 2 3 4 5। ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर ऊपर वाला टर्म न्यूमेरेटर कहलाता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला टर्म न्यूमेरेटर कहलाता है, तो डिनोमिनेटर के अंदर अगर सिर्फ 5 हो, सिर्फ 2 हो या 5 और 2 साथ में हो मल्टीपल में, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। आई रिपीट, अगर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहा हूं, डिनोमिनेटर के अंदर चाहे 5 हो चाहे 2 हो या 5 और 2 का मल्टीपल हो, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। अगर साथ में कुछ और नंबर होता है तो हम नहीं कह सकते ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, बस सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, बस ये आप चेक कर लीजिए। अगर 5 है तो टर्मिनेटिंग होगा और 2 है टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 का मल्टीपल है तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। दिस इज आवर आंसर विदाउट लॉन्ग डिवीजन वी हैव टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये लैंग्वेज लिख देंगे आप, thus 3125 has the 5 as the only prime factor, so hence 13 upon 3125 must have a terminating decimal expression, यानी इसका मतलब इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा विदाउट लॉन्ग डिवीजन। अब देखें फिफ्थ पार्ट, इसमें टोटल 10 पार्ट है, मैंने 3 पार्ट किए हैं। फिफ्थ पार्ट 29 अपॉन 343, 29 का फैक्टर तो 29 होता है, 343 का फैक्टर किया 7 से 49, फिर 49 से 7, फिर 7 में 7 की पावर 3 आ गया। मैंने कहा था आपको अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए जो, तो नंबर्स वो आपके क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया क्लियरली 343 हैज अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, so it will be have a non-terminating decimal repeating decimal expression। okay, then 10th part ले लिया मैंने, 77 upon 210, 77 के फैक्टर किए, 210 के फैक्टर किए, देन हमने इसको लिखा। अब ध्यान रखें यहाँ पर कट भी हो रहा है, तो कट हो रहा है, प्लीज इसको सिंप्लीफाई करें, तो 7 कट करा, रिमेनिंग रहा 11 अपॉन 2 3 and 5।
मैंने कहा था 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पर 3 आ रहा है, सो क्लियरली 3 है। यहाँ पर मैंने 30 लिखा है, 30 लिखा 2 3 5 तीनों को मल्टीप्लाई करके 30 आ रहा है। तो 3 आ रहा है वो 2 और 5 के अलावा आ रहा है। सो अदर देन 2 and 5, so it will have a non-terminating repeating decimal expression. This is the first question. इसके बाकी वाले पार्ट आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट से लिंक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक्सप्रेशन निकले हैं उनका सॉल्यूशन भी फाइंड करो, यानी डेसिमल में उनका आंसर फाइंड करो। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लिख रहे हैं इसमें 13/3125, इसको हमने फैक्टर कर दिए थे 13/5 तो हमें पता है टर्मिनेटिंग लाने के लिए डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 होने चाहिए। तो 5 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, 5 है, तो हमने 2 से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वहां पर सिर्फ 2 होता तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते, और 2 और 5 दोनों होते तो हम दोनों की पावर को इक्वल करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते। नाउ 5 है, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है। यहाँ 2 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम, 32 हो गया। और 2 और 5 दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 2 हो गया। 5 मल्टीप्लाई 2 हो गया 10 और इनको मल्टीप्लाई करने पर हुआ 416। 10 का मतलब 5 जीरो आ जाएंगे, तो हमने यहाँ 5 0 लिख दिए, यानी 1 लाख। अब 416 है, नीचे देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर भी 6 डिजिट होनी चाहिए, इसलिए हमने 3 0 लगा दिए यहाँ पर। तो ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ 3 0 हमने ऐड किए हैं। अब इसके बाद हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है 1 2 3 4 5, तो 5 यानी पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो आंसर हो गया 0.00416। दिस इज आवर आंसर। और इसके बाकी वाले पार्ट सेकंड क्वेश्चन के वो सेम होंगे और आप कर सकते हैं। नंबर 3 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है कि कुछ डेसिमल एक्सप्रेशन दे रखे हैं आपको। इसमें आपको चेक करना है कि क्या ये रेशनल है या रेशनल नहीं है। अगर रेशनल है तो उन्हें P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। बहुत सिंपल है, देखिए 43.123456789 दे रखा है, सिंपल सी बात है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात, हम यहाँ पर 43 पॉइंट डाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां पर पॉइंट की जगह 1 लगाया, बाकी 9 0 लगा दिए। ओके, दिस इज अवर सॉल्यूशन ऑफ P/Q की फॉर्म हो गया। ये सेकंड वाला देखिए, इसका पार्ट सेकंड पार्ट देखेंगे 1.120 फिर 1200 1200 1240 ऐसे क्वेश्चन हमें पता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग हमेशा इरेशनल ही होते हैं, इट मींस ये इरेशनल है, तो डायरेक्ट लिख देंगे इट इज अ इरेशनल। फर्स्ट रेशनल था इसलिए कन्वर्ट किया, सेकंड इरेशनल, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इरेशनल आंसर लिख दीजिए। थर्ड पार्ट देखें 43.123456789 बार, ये हमें पता है 9th क्लास में कि जब भी ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आते हैं वो हमें P/Q की फॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी रेशनल होगा और इसका आंसर भी 43.12345 लिखकर हम डिवाइड करके 999 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई। आशा करता हूं आज एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 आपको समझ में होगी और सॉल्यूशन के लिए लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोर फ्यूचर वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ये वीडियो कैसा लगा आपको इसके लिए कमेंट करें। थैंक यू।